मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So the dear students, welcome again to the Alumni Science Academy। मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों आज अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है अबाउट द सेल। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि आज हम बेसिकली अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इससे पहले जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं, मींस के जो हमने लेक्चर्स पढ़े हैं, उनमें दो बेसिक ऐसे लेक्चर्स थे जो इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी के मतलब थे, मतलब बायोलॉजी हम पढ़ेंगे कैसे। फिर उसके बाद जो प्रीवियस लेक्चर था वो था इंट्रोडक्शन टू द सेल के इस चैप्टर नंबर 4 में हमने सेल को किस तरह पढ़ना है। आज चूंकि हम बुक के टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, तो बच्चों जरा ध्यान से समझना कि मैं पीछे से रिलेट करके आपको आगे पढ़ाऊंगा और इंशाल्लाह हम स्टोरी की फॉर्म में पढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपने जब भी लेक्चर सुनना है तो उससे रिलेटेड पिछला लेक्चर लाजमी सुनना है। इसकी रीजन ये है कि अगर स्टोरी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कोई बच्चा स्टोरी सुना रहा है और स्टोरी सुनाते सुनाते कोई दूसरा बच्चा आगे उसके पास बैठता है जिसको स्टार्टिंग से नहीं पता, तो उसको बेटा वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपको स्टोरी नहीं पता चलेगी तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हमने देखा था कि प्रीवियस डिस्कशन में कि भाई जो पिछले लेक्चर तक हमने जो बात की थी वो ये थी कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट किया था कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम लिविंग कह सकते हैं, जिनके अंदर लिविंग वाली कैरेक्टर्स थी, वो कौन कौन से थे? वो प्लांट्स थे, वो एनिमल्स थे, फंजाई और बैक्टीरिया, साथ में बेल्जी भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे हमने देखा था कि ये सारे के सारे अगर इनके अंदर देखा जाए तो सबसे छोटा यूनिट भी हो और लिविंग भी हो और वो था सेल। जी मैं लिख लेता हूं कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो छोटा भी है और लिविंग भी है, जिसको हम यूनिट कह सकते हैं, वो कह रहा था सेल। इसका मतलब वो सेल्स से बने थे। अब अगर वो सेल्स से बने थे तो इसका मतलब मैंने पहले आपको एक चीज बताई थी, अगर आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सुने तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो जाइगोट होता है ना हमारा, वो एक ही सेल होता है, उसी से सारे सेल्स बनते हैं। मतलब मैं अगर बनाऊं तो जब मैं बना था तो फॉर एग्जाम्पल, या मैं कोई और ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, तो कैसे बने? सिर्फ एक सेल था जाइगोट, वो जाइगोट फिर आगे डिवाइड करता रहा और एक पूरा इंडिविजुअल बना। तो इसका मतलब फिर मैं एक बात कहूंगा कि सारे के सारे सेल्स पीछे वाले सेल्स से ही बने हैं। जैसे जाइगोट से 2 बने डिवीजन के बाद, अब वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से जो है ना वो 16, इस तरह क्या सेल्स टूटते रहे माइटोसिस के जरिए और नए सेल्स बनते रहे। तो इसका मतलब जो आने वाले सेल्स हैं, जो नए सेल्स बन रहे हैं, वो पिछले सेल से ही बन रहे हैं। तो इसका मतलब पहला पॉइंट मैं ये लिखूंगा कि ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री का मतलब होता है पहले एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूद, और आप जानते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहे हैं ड्यू टू द माइटोसिस। सेकेंड पॉइंट ये है, ध्यान सुनने वाली बात ये है कि भाई हमने एक और बात की थी और वो बात ये थी कि पहला पॉइंट क्या है कि जिस तमाम सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि सेल जो है वो हमने देखा था स्ट्रक्चरल भी बना रहा है और आपका फंक्शन भी बना रहा है। तो उसका मतलब वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और वो फंक्शनल यूनिट भी है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और थर्ड पॉइंट ये है कि हम ये कहेंगे कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं? सेल से। तो इसका मतलब मैं कहूंगा ऑल ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेल्स। तो बच्चे 3 वो ये पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं और उनमें हमने क्या देखा था कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं। ऐसा ही था कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने थे। दूसरा पॉइंट कि भाई तमाम जो सेल्स न्यू बन रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई चीज मल्टी सेलुलर है तो वो एक सेल तो नहीं है। अगर वो एक सेल नहीं है तो उसमें बहुत ज्यादा सेल्स हैं। तो जो न्यू सेल्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये वाला
दूसरा ये वाला, और तीसरा, और ये जो सेल्स हैं यही तो बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और यही बॉडी का फंक्शन बनाते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए थे बच्चों, यही हमारे पास एक मेजर चीज है, और इन तीनों पॉइंट्स को हम कहते हैं, ये वाले तीनों पॉइंट्स को, कि हम एक थ्योरी की शक्ल में दे देते थे, इसको हम कहते हैं दिस कॉल्ड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। तो यही जो तीनों पॉइंट्स हैं, अगर इनको मिला के हम एक थ्योरी दें, और इस थ्योरी को हम क्या नाम दें, सेल थ्योरी, तो यही आज हमने पढ़ना है। आप कहेंगे सर टॉपिक तो हमने पढ़ लिए, फिर हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे थे और वो तीनों पॉइंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, सेल थ्योरी। तो लेकिन आज हमने पढ़ना फिर क्या है, इसका मतलब ये है, जो जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मैं अपने दोस्त को बताता हूँ कि मैं यहाँ से ना लाहौर गया हूँ, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं एक सिटी में गया हूँ, जैसे मानावाला, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ जी शेखुपुरा, उसके बाद जो ना आगे मैं मूव करता जाता हूँ और मैं लाहौर पहुंचता हूँ, और जाके उसको मैं बताता हूँ कि मैं इन सिटीज से गुजर गुजर के लाहौर पहुंचा हूँ। मेरी बात समझ में आई है? तो जब मैं उसको बताता हूँ तो वो मुझे कहता है कि नहीं, आप मुझे लेके जाओ, लेके जाओ, और तब मैं जब लेके जाऊंगा तो फिर उसको मैं बताऊंगा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इन इन सिटी से होके गया हूं, तो ये वो वाला सिटी है, आगे वो वाला सिटी आएगा, नेक्स्ट वो वाला सिटी आएगा। तो इसका मतलब एक, अब हम लेसन पढ़ क्या रहे हैं कि ये वो वाली चीज है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, जो हमने पढ़ना चाह रहे थे, मतलब सेल थ्योरी जो हम पढ़ना चाह रहे थे, ये वही 3 पॉइंट्स लिख दिए मैंने। अब हमने करना क्या है, वो हमने सफर स्टार्ट करना है, और वो सफर क्या है कि वो बेसिकली बायोलॉजिस्ट का सफर है। और वो सफर कैसे स्टार्ट होता है कि सबसे पहले कौन सा बायोलॉजिस्ट आता है और वो क्या काम करता है, उसके बाद कौन सा बायोलॉजिस्ट आता है और वो कौन सा काम करता है, इसी तरह बायोलॉजिस्ट किस तरह काम को लेके चलते हैं, क्योंकि ये तो वो फाइनल डाटा है जो हमें पता चल गया। मेरी बात समझ में आई? जैसे हम कहते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ते रहे 9th क्लास के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 2 कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो एटम का स्ट्रक्चर हम देखते थे, हमें यूजुअली पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है। अरे बच्चों ये तो हमें पता है, लेकिन जब उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। कह रहे इलेक्ट्रॉन की तरतीब पे तो बाद में आएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त करो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की दरियाफ्त पढ़ते हैं, सेम एज इट न्यूट्रॉन की दरियाफ्त पढ़ते हैं, और इसी तरह बच्चों फिर हम बाद में उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको तरतीब देने के लिए 2 मॉडल पढ़ते हैं। वो कौन सा था? वो था एक रदरफोर्ड और दूसरा था बोहर का मॉडल। तो जैसे जो चीजें यूजुअली हमें बताई गई हैं, ये वो वाली सारी चीजें हैं जो सारी इंफॉर्मेशन के बाद गेन की गई हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद इकट्ठी की गई है। तो वो 3 इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने रख दी है, और यही बेसिकली सेल थ्योरी है। और अब जब हम ये स्टार्ट करेंगे, जब ये हम सफर स्टार्ट करेंगे, तो इसमें मैं बताऊंगा कि जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स कहां कहां पे वेरीफाई हुए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बेटा, वर्डिंग पे गौर करना है आपने। इमरजेंस का मतलब होता है निकलना। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है मानी, मतलब इसका ये है कि सेल थ्योरी निकली कैसे है, कैसे इसकी इमरजेंस हुई है, बायोलॉजिस्ट ने कब से काम स्टार्ट किया था, और सेकंड पॉइंट है इम्प्लीकेशन की, इसका मतलब क्या है एक्चुअली। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आ जाएगी बेटे, ये है बात 1665 की। एक बायोलॉजिस्ट है जिसका नाम है जी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या करते हैं, वो प्लांट लेते हैं, एक प्लांट की बाहर वाली जो आपको चीज नजर आ रही होती है उसको हम कहते हैं कोर्क, जो छिल्लड़, जो इसकी छाल होती है। अब इस कोर्क को आप उतारें और उसको स्टडी करें अंडर माइक्रोस्कोप। उसने अपनी एक माइक्रोस्कोप बनाई थी, और उस माइक्रोस्कोप के जरिए उसने छाल को स्टडी किया। जब उसने उस छाल को स्टडी किया तो उसको पता चला कि भाई इसके अंदर तो कोई चीजें हैं, जैसे जैसे मैं कहूँ ना, एक शहद का जो छत्ता होता है, शहद की मक्खियों का जो जो छत्ता बनाया होता है, उसमें आपको एम्प्टी स्पेसेस, खाली खाली जगह नजर आएंगी। तो उसने भी ऐसे ही किया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि जब उसने अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप के अंदर उस कोर्क को ऑब्जर्व किया तो उसको कुछ चीजों का आइडिया, और वो चीजें ये थी। उसने क्या कहा, जिस तरह शहद का छत्ता होता है वैसे ही कुछ एम्प्टी स्पेसेस देखी गई है किसके अंदर, कोर्क के अंदर, और उन एम्प्टी स्पेसेस को नाम दे दिया दीज आर कॉल्ड द सेल्स। तो पहली बात कि उसने जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, जिसने जो देखी चीज को, और उसने देखा जी कोर्क से, और कोर्क के अंदर छोटी छोटी एम्प्टी स्पेसेस हैं जिनका नाम क्या कर दिया बेटा, सेल्स। अच्छा, इसी चीज को फिर बाद में वो कहां पे पब्लिश करता है, अपनी बुक के अंदर जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। तो मतलब उसने जो कोर का एक्सपेरिमेंट किया, उसी इंफॉर्मेशन को बाद में अपनी बुक जिसका नाम है माइक्रोग्राफी, उसमें वो रिप्रेजेंट करता है। और बच्चे ये मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अभी तक जब हमने सेल को डिस्क्राइब किया था तो हमने कहा था कि ये न्यूक्लियस है सेंटर में, उसके बाद इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, ये हमें पहले पता था।
लेकिन यहां तक जब रॉबर्ट हुक ने बात की, उसको यही पता था कि सेल एक एम्प्टी स्पेस है, मतलब कोई चीज ऐसी जो खाली है। तो पहली बात ये याद रखनी है कि क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, मैं कब की बात कर रहा हूं 1665 की, और तब तक हमें ये आइडिया नहीं था कि सेल के अंदर कोई चीज होती है या नहीं होती। हमें ये पता था कि कुछ एम्प्टी स्पेसेस है और उनका नाम रख दिया जी, दीज आर कॉल्ड द सेल्स। तो इसके मुताबिक क्या है, सेल्स बेसिकली एम्प्टी स्पेसेस है, ना कोई ऑर्गेनेल है, ना कोई न्यूक्लियस, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं जी लोरेंज ओकन। बेटे ये काम कब हुआ था, ये 1665 में हुआ था। उसके बाद 140 साल तक कोई काम नहीं होता, और कब काम स्टार्ट होता है, 1805 में। 1805 में काम स्टार्ट होता है। लोरेंस ओकन एक साइंटिस्ट का नाम है जो आके कोई नई चीज बताता है, और वो नई चीज क्या बताता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स, के तमाम जिंदा जानदार किस चीज के बने हैं, वो सेल्स के बने हैं। तो वो पहला पॉइंट वेरीफाई हो गया भाई कि ये देखें बच्चे, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल्स, ये पॉइंट वेरीफाई हो गया। और ये किसने आके पहले पॉइंट प्रूफ किया है, ये किया जी लोरेंस ओकन ने। तो ध्यान से सुनना मेरी बात कि लोरेंस ओकन वो बंदा है जिसने पहला पॉइंट वेरीफाई कर दिया है। और वो पहला पॉइंट क्या बता रहा है कि तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो सेल से ही बने हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बच्चों कि 1805 के बाद आता है जी जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क। अब ये काम स्टार्ट करता है 1809 के अंदर, मतलब उसके 4 साल बाद। और ये आगे क्या चीज बताता है, ये आगे बताता है, कहता है कि तब तक किसी भी चीज को लिविंग नहीं कह सकते। कब तक, जब तक उसके अंदर सेल्स नहीं देखे जाएंगे, मतलब कि सेल्स के बगैर कोई भी चीज जिंदा नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये है कि उसने कहा कि अगर तो वो यूनिसेलुलर है तो जाहिर सी बात है वो एक सेल पर मुश्तमिल है, लेकिन अगर वो मल्टी सेलुलर है तो उनमें ज्यादातर सारे सेल्स हैं, और ज्यादा सारे सेल्स क्या कहलाते हैं मिलके, वो तो टिश्यूज कहलाते हैं। तो इसका मतलब फिर मुझे ऐसा कहना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द बाप्टिस्ट डी लमार्क, किसी भी चीज के अंदर तब तक लाइफ नहीं होगी, कब तक, जब तक उसके अंदर या तो सेल ना हो या फिर उनके अंदर टिश्यूज ना हो। सेल वाली बात कब किसके लिए पॉसिबल है, अगर वो कोई चीज यूनिसेलुलर है, और जो टिश्यू वाली बात है वो किसके लिए, वो अगर कोई चीज मल्टी सेलुलर है। तो ये वो बेसिकली स्टेप्स, ये देखें, इसका मतलब जो बात किसने की है, लोरेंस ओकन ने, वही उससे मिलती जुलती ही बात हुआ कर रहा है डी लमार्क। मतलब इसके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रहा है ये वाला आके बंदा। तो बच्चे पहला पॉइंट हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि यार वाकई पहला पॉइंट वेरीफाई हो गया है। तो मैंने आपको बताया ना हम सफर स्टार्ट करेंगे और उसमें बताएंगे कि कहां कहां पे हमने क्या क्या करना है। और इस सफर के अंदर पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया है, और वो कब स्टार्ट हुआ था, ये देखें 1805 के अंदर हम ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल्स। और ये तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं। इसी आईडी को सपोर्ट किसने आगे किया जी, वो जीन्स बैप्टिस्ट डी लमार्क ने किया है। तो बच्चे पहला पॉइंट क्लियर हो गया, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट को मूव करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, और वो ये हैं, ध्यान सुनने वाली बात है कि वो चीजें ये हैं कि भाई अभी तक हमें सेल के बारे में जो इंफॉर्मेशन पता चली है वो ये है कि अभी तक आपको ये सारे पॉइंट्स नहीं पते, आपको सिर्फ एक पॉइंट पता है, और वो क्या है जी, तमाम ऑर्गेनिजम्स लिविंग सेल्स से बने हैं। और जो सेल है वो कोई, उसके अंदर ऑर्गेनेलिज नहीं है, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, और वो एक एम्प्टी स्पेस है। और वो भी हमें किसने बताया है, वो हमें बताया है रॉबर्ट ब्राउन ने। और रॉबर्ट ब्राउन जो हमें चीजें बता रहा है उसके अकॉर्डिंगली सेल क्या है, एम्प्टी स्पेस, इसके अंदर कोई और चीज नहीं है। और रॉबर्ट ब्राउन ने जो वर्क किया है वो किस पे किया है, वो उसने किया जी कॉर्क के ऊपर। और कॉर्क कहां पे होता है, वो एक छाल होती है एक प्लांट के ऊपर। और ये जो छाल होती है कॉर्क, बेसिकली ये क्या चीज बता रही है, ये बता रही है कि इसके अंदर अगर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे एम्प्टी सेल्स मिलेंगे। और ये जो एम्प्टी सेल्स हैं बेसिकली ये क्या है, ये एक्चुअली सेल्स हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में इससे ज्यादा कोई हमें पता ही नहीं है। और इसके बाद फिर आते हैं जी लॉरेंस ओकन, और जो क्या बताते हैं कि तमाम ऑर्गेनिजम्स लिविंग सेल से बने हैं। और इसी को सपोर्ट करने के लिए आते हैं डी लमार्क। 4 साल बाद वो आके इसी बात को करते हैं कि तब तक कोई भी चीज लिविंग नहीं हो सकती जब तक या तो उसके अंदर सेल ना हो, अगर वो यूनिसेलुलर है, या उसके अंदर टिश्यूज ना हो, और वो क्या है मल्टी सेलुलर। चाहे सेल्स हो तो भी वो एक सेल से तो बने, या टिश्यूज हैं तो भी वो सेल से ही बने। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कुछ सिर्फ एक पॉइंट को प्रूव किया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को इंप्रूव करेंगे। अगर एक लेक्चर में बनाएंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, बाकी हम बाद में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अल्लाह।